अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आकाश महरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शास्त्री शरद 360 डिग्री पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। देखिए चलते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने चाणक्य की मदद से घनानंद को हरा दिया और अपने वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्तोत्रों से मिलती है। यानी जो हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश था, मौर्य वंश पर इन राजाओं ने राज किया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक तो मिलती है साहित्यिक स्तोत्र से और एक मिलती है पुरातात्विक स्तोत्र से। साहित्यिक स्तोत्र क्या, जो किताबें हैं, ग्रंथ वगैरह हैं, उस समय के रचनाकारों ने जो ग्रंथ लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, उनमें उनसे कह दिए हम साहित्यिक स्तोत्र। और पुरातात्विक स्तोत्र क्या, जो अभिलेख हैं, जो पहाड़ों पर लिखे गए हैं, छोड़ गए हैं राजा, उनसे मिलती है हमें पुरातात्विक स्तोत्र से जानकारी। अब चलते हैं हम साहित्यिक स्तोत्र पर, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता की हम बात करें तो इसको चाणक्य ने लिखा है। यह इसमें सबसे ज़्यादा जानकारी, मौर्य काल की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी अर्थशास्त्र में हमें मिलती है। और यह किताब अर्थशास्त्र की जो है राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी हुई है। और अर्थशास्त्र की हम बात करें तो इसमें कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 600 श्लोक हैं। अब बात करते हैं हम इंडिका की। इंडिका के जो रचयिता वह है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वह हैं विशाखदत्त। यह एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जो कि विशाखदत्त ने लिखा है। कौटिल्य की सहायता से नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन हमें मुद्रा राक्षस से मिलता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद का पुत्र, जबकि डुंडीराज द्वारा मुद्रा राक्षस पर लिखी गई टीका में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का पुत्र कहा गया है। अब आते हैं हमारे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ में भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया है। और बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, इन ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है। और तृतीय बौद्ध संगति का भी इसी ग्रंथों में वर्णन है और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वर्ण का बताया है। अब बात करते हैं हम पुरातात्विक स्तोत्र। अशोक के अभिलेख और जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख, ये सभी अभिलेख जो हमें राजा वगैरह लिख कर छोड़ गए हैं, इन अभिलेखों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश था। अब चलते हैं हम आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। किस प्रकार की थी? उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर दक्षिण में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य वंश के शासक। मौर्य वंश के शासकों में जो शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन्हीं को हमें पढ़ना है और अनदर हमें शासकों को नहीं पढ़ना है, उनसे हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। और एक बात और याद रखना है, इसमें इसका अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम गुरु हैं। जब इनका अपमान हो गया था, नंद वंश के घनानंद ने इनका अपमान किया था, तो इन्होंने प्रण लिया था कि यह नंद वंश को मैं समाप्त कर दूंगा। तो ये फिर उस प्रण करने के बाद यह संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में चले गए। वहाँ पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को रजनी कीलम खेलते खेलते देखा तो यह बहुत प्रभावित हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 का शरण में खरीद लिया और तक्षशिला में पहले इसको 7-8 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी। और फिर चाणक्य ने ही इसे कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य को रण कौशल के बारे में सिखाया।
और जब घनानंद से इनका युद्ध हुआ तो यह युद्ध जीत गए थे। वो हम आगे चलकर बताएंगे युद्ध के परिणाम और युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ। तो घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दुर्धरा से हुआ था। यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किताबों में क्या कहा है? तो प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा है। यह बात भारत को बिल्कुल पता नहीं थी कि यूनानी इनको इन नामों से जानते हैं। फिर क्या हुआ? 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यह सिकंदर का राजदूत था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसने मगध पर आक्रमण किया और मगध पर, जो कि मौर्य वंश शासन कर रहा था, इस पर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और अब उसकी पुत्री कार्नेलिया, यानी इसे हेलेना नाम से भी जानते हैं, उससे विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंदार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्यूकस निकेटर ने किसको अपने दरबार में भेजा था? तो मेगस्थनीज को उनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस लिए भेजा था? कि मेरी बेटी सुखी है या उसे चंद्रगुप्त मौर्य परेशान तो नहीं कर रहा। मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हमने पहले शुरू में बताया था आपको इंडिका से, जो कि इसकी रचयिता मेगस्थनीज हैं। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। किससे प्रभावित होकर? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? श्रवणबेलगोला में हुई। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कौन सी विधि से इसने प्राण त्याग दिए? तो संलेखन विधि से इसने प्राण त्याग दिए। तो अब हमारा गद्दी पर बैठेगा बिंदुसार, जिसके बारे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। जो कि बिंदुसार था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। जो इसकी माता थी दुर्धरा, ये घनानंद की पुत्री थी और जो हेलेना थी वह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत टाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जो सीरिया का राजा था, शासक था एंटियोकस, उसने अपना राजदूत भेजा। इसका नाम था डाइमेकस। किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। जो बिंदुसार ने अपने राजदूत आया था जो सीरिया सा, उससे कहा कि आपके यहाँ अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक बहुत अच्छी है, तो हमें तीनों चीज़ों की मांग की उसने बिंदुसार ने। फिर क्या हुआ? एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। यानी क्रय विक्रय का मतलब इधर उधर पैसों से या आप उसमें नहीं खरीदा जा सकता। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वह कौन सा संप्रदाय का था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। जो इसके बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था। वहाँ का जो राजकुमार था वो इसका बड़ा बेटा जो सुसीम था वह विद्रोह को दबा नहीं पाया, यानी असफल हो गया। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। तो इसने जो छोटे बेजे को भेजा अशोक को, और इसने
विद्रोह को इस प्रकार इसने मारकाट की कि उस समय इसकी भगदड़ मच गई। इस तरह इसने मारकाट की थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य यानी जिसे कौटिल्य नाम से भी जानते थे वह करता था। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। इसका पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य था वही इतने राज्य जीत कर चला गया था कि ये क्या जीतता, और इसे एक तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने कहा है कि ये 16 राज्यों का विजेता था। बिंदुसार ने 29 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 29 वर्षों तक। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईसा पूर्व में हुई। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। हमें कहाँ से पता पड़ता है? बौद्ध ग्रंथों से पता पड़ता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी राजा बनने के लिए, और 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। परीक्षाओं में पूछा जाता था कि अशोक की माँ का नाम क्या था, तो अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। पर कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो इसका राज्याभिषेक जो हो गया था उसके 8वें वर्ष पश्चात इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। इसने इस प्रकार नरसंहार किया था कि इसने तक्षशिला के बाद जो नरसंहार किया था तक्षशिला में, उससे कहीं ज़्यादा इसने आम जनता को, महिलाओं को, बूढ़ों को, इसने किसी को भी नहीं बख्शा था। और बाद में इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने घोषणा कर दी कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे उपगुप्त। आगे देखते हैं अब। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। तो अशोक का जो धर्म था, उसने जो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, तो उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आप भी इस धर्म को अपनाइए। अपनी जनता से ये नहीं कहा कि आप भी इस धर्म से करिए, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसको अच्छा लगा इसलिए उसने अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे और बेटी किसको यहाँ पर श्रीलंका में भेजा था? तो उसकी महेंद्र उसका बेटा एवं बेटी उसकी संघामित्रा थी। ये कहाँ भेजा था? इनको श्रीलंका में भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। किसने भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। अब देखते हैं, अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने जो पिता थे अशोक के, बिंदुसार, तो वह आजीविक संप्रदाय से थे। तो वह सभी धर्मों को लेकर अपने साथ चलता था, किसी भी धर्म का वह विरोध नहीं करता था। और इसने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। चलते हैं आगे। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। जो यह पहला शासक है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जान रहे हैं, ये सभी बातें इसके अभिलेखों से हमें मिलती हैं और हम तक पहुंची हैं ये बातें। तो यह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से हमें जनता तक सभी बातों को पहुँचाया। तो अब देखते हैं इसकी 4 लिपियाँ। तो कौन कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि,
खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। अब ब्राह्मी लिपि यह अभिलेख भारत में मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो पाकिस्तान में मिले हैं। अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो अफगानिस्तान में मिले हैं। ग्रीक लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो वो भी अफगानिस्तान में उत्तरी सीमा में मिले हैं। अब दूसरी बात, खरोष्टी लिपि इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है वह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईसा में जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837 ईसा पूर्व में। चलते हैं आगे। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा है। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं की पसंद। अब देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से अशोक का नाम स्पष्ट अभिलेखों में मिलता है। तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक मिलता है। और राजस्थान के बाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन से अभिलेख में बताया है? बाबरू अभिलेख में, जो कि राजस्थान में है। यहाँ इसने अशोक ने लिखा हुआ है अभिलेख में कि मैं मगध का सम्राट हूँ। अशोक की धम्म यात्रा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसका मतलब क्या है? अशोक ने लोगों की नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानूनों की संहिता बनाई है उसे ही हम धम्म कहते हैं। जो लोग बाग हैं वो अपना सुख शांति से रहें, इसके लिए लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम और कानून हैं वही से कहते हैं अशोक की धम्म यात्रा। तो देखते हैं, अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित है। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक की आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीनोदों का पालन करना चाहिए। यही अशोक की धम्म यात्रा है। अब देखते हैं हम अशोक के 14 शिलालेख। इनको आपको सभी को देखना है, पढ़ना है। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्या है उसको हम बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं प्रथम शिलालेख। इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है कि आप पशु बलि नहीं देना चाहिए। द्वितीय शिलालेख, इसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किए हैं। राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया है जो धम्म के प्रचार के लिए थे। मतलब प्रचार प्रसार के लिए 3 अधिकारी थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष, इसका मतलब है युद्ध के स्थान पर धम्म घोष, बुद्ध की नीति को चर्चा है। मतलब युद्ध के स्थान पर हमें बुद्ध की नीतियों को अपनाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। 5वां शिलालेख है हमारा, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। 6वें शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। यानी किसी को भी प्रजा को किसी को विपत्ति है तो वह जब चाहे मुझसे मिल सकता है। यही 6वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है। अब एग्जाम में इम्पोर्टेंट हमारे कौन कौन से हैं? तो प्रथम और तृतीय, यानी पहला और तीसरा हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। प्रथम शिलालेख जिसमें अशोक ने लिखा है इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। और तीसरे में जो लिखा है अशोक ने 3 अधिकारी प्रचार प्रसार के नियुक्त किए थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। 7वें अभिलेख से हमें पता पड़ता है, क्या पता है? इसमें अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। तो कौन सा सबसे बड़ा शिलालेख है? 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके बाद में इसने धम्म यात्रा की थी
उसी समुद्र शिलालेख कौन सा है? तो 8वां शिलालेख है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया गए थे अशोक, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे अशोक। उसके बारे में 8वें शिलालेख में चर्चा है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां शिलालेख, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें अभी अशोक ने लिखा है 10वें शिलालेख में हमेशा राजाओं को प्रजा के हित में सुख शांति में सोचना चाहिए। धम्म की व्याख्या, ये 11वें अभिलेख में लिखा हुआ है। धम्म की व्याख्या की लिखा हुआ है 11वें अशोक ने लिखा है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है, जो स्त्रियों की रक्षा के लिए रखा गया था। किसी को रखा गया था? स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी को। अब करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख की बात, जो कि 13वां अभिलेख था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है? तो वह 13वां अभिलेख है। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग धर्म के मार्ग पर चलो, लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, शांति से रहो। इसके लिए 14वें अभिलेख में अशोक ने लिखा है। अब बात करते हैं प्रमुख अध्यक्ष, जब उस समय में किसको क्या कहती थी और कौन मुख्य रहता था। तो शुल्काध्यक्ष, वैसे तो नाम से ही पता पड़ता रहेगा, शुल्क वाले को अध्यक्ष मतलब व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करना, यानी शुल्काध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष, माप तौल के माप को नियंत्रण करने वाला। पोताध्यक्ष, यानी जो माप तौल के मान को नियंत्रित करता था उसे कहते थे हम पोताध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग मंत्री। सूत यानी जो वस्त्र में कहते हैं हम, सूताध्यक्ष यानी वस्त्रोद्योग मंत्री। सूनाध्यक्ष, बूचण खाने यानी चर्म उद्योग का अध्यक्ष। लक्ष्मणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों की देखभाल करने वाला, यानी अश्व आ गया पहले तो क्या हो गया? अश्वाध्यक्ष, घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्त्याध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला। पहले क्या आ गया? हस्त्या आ गया, तो हस्त्याध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला। खान मंत्री। अकाराध्यक्ष किसको कहते थे? तो खान मंत्री को। इसमें एक और है सीता अध्यक्ष, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। पहले हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। जो मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था थी तो वो क्या थी? तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, किसके अनुसार? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 6 लाख पैदल सेना थी और 30,000 अश्वारोही यानी घोड़ों पर थी 30,000, 9,000 गज सेना यानी 9,000 हाथियों के साथ थी, 8,000 रथ सेना यानी 8,000 रथों के साथ थी, यानी एक के साथ एक रथ यानी 8,000 रथों के साथ थी। मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे, यानी जो सेना थी इसकी अलग अलग विभाग रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सेना होगी तो इसके लिए व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था, जो इसमें उच्च वर्ग के लोग होते थे, यानी जो पैसे वाले, धन दौलत से और पदों से अध्यक्ष वगैरह होते थे, तो उन उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। अब देखते हैं हम कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा को हमेशा 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। कौन कौन से प्रकार का? तो प्रकाश युद्ध पहले प्रकार का। प्रकाश युद्ध होता है आमने सामने का युद्ध। दूसरा कूट युद्ध, चालाकी तथा छलबाजी से युद्ध भी करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। तुष्णी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना। तुष्णी युद्ध का मतलब होता है यानी किसी के राजा है तो उसी की प्रजा में विद्रोह पैदा कर देना, उसी के खिलाफ, उसको कहते हैं तुष्णी युद्ध। तो इस प्रकार के कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। कौटिल्य जो जिसे चाणक्य कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के युद्ध? प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णी युद्ध।
अब देखेंगे हम सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, जो कि उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का, जो कि वैदिक काल में किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। अब देखते हैं मेगस्थनीज के अनुसार उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो मेगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, तो इसने अपनी पुस्तकों में कोई 4 वर्णों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है इसने? 7 भागों में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भागों में। तो पहला दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। दूसरा है कृषक। मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? तो किसानों की थी, जो कि समाज व्यवस्था में ये कितने नंबर पर है? कृषक तो दूसरे नंबर पर हैं। तीसरा पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे, तो तीसरे नंबर पर रखा गया मेगस्थनीज ने इनको। व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। पांचवा है सैनिक। समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। तो पहली संख्या में कौन थे उस समय? तो सैनिक थे, और दूसरे पर थे तो किसान थे। अब बात करते हैं निरीक्षक। ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे, यानी समाज की देख रेख का कार्य करते थे। अब आते हैं 7वें नंबर पर मंत्री। समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। जो शासकों के लोग थे, जो रहा करते थे, उन्हीं को कहते थे मंत्री, यानी आप थोड़ा समझ रहे हो मंत्री के हिसाब से। तो ये 7 जो वर्ग हैं, यह चतुर्वर्ण को यहाँ मेगस्थनी ने कोई वर्णन नहीं किया है अपनी पुस्तकों में। उन्होंने 7 सामाजिक वर्गों में बांटा है अपनी समाज को, ऐसा मेगस्थनी ने किया है। तो कौन कौन से सामाजिक तो नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 व्यापारी शिल्पी, नंबर 5 सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 मंत्री। चलते हैं आगे। अब आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मौर्यकालीन वास्तुकला। तो हम देखते हैं मौर्य काल के वास्तुकला के बारे में। तो मौर्य काल में लकड़ी का भवन हुआ करते थे। तो मौर्य काल में किसके भवन थे, यानी घर? तो लकड़ी के घर थे, जो वर्तमान पटना से मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं कि मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, यानी मौर्य काल में अच्छे कारीगर हुआ करते थे। किसके? पत्थरों के। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है। किसने बनवाया है? अशोक ने। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जो सबसे बड़ा स्तूप है, तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया है। अशोक ने यूपी यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। कौन सा स्तंभ? अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ में है, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह पर रखा गया है, यानी 4 शेर हैं पत्थरों के, और जिन्हें एक ही जगह पर जोड़ा गया है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, यह आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभ, जो किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया है। यह कहाँ पर? तो यह सारनाथ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन बातों को आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही नॉलेज जीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हिस्ट्री आपकी चलती रहेगी। धन्यवाद।